है, फटीचर मुल्क है, 2 रोज की रोटी नहीं दे सकता अपने लोगों को। लेकिन देखिए रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं। वो टुकड़े हमने पाकिस्तान के किए थे 1971 में। अब समय आ गया है कि हम बचे हुए पाकिस्तान के 5 टुकड़े। मैं 71 की लड़ाई लड़ा हूँ, मैं पंजाब में लड़ा हूँ, फिर मैं कारगिल में लड़ा हूँ, किश्तवाड़ में 3 साल लड़ा हूँ। सबसे खतरनाक इलाका जो उस टाइम का होता था, सिर मरोड़ के, सिर कुचल के आया इन सब का, किश्तवाड़ में। यहाँ एक बिटिया जिसकी 6 दिन पहले शादी हुई, अपने पति के शव के पास बिलक बिलक के रो। 22 अप्रैल एक ऐसी तारीख है जो मैं भूल नहीं सकता। नंबर 1 क्योंकि वो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, अपनी 47th वेडिंग एनिवर्सरी हम लोग मनाने जा रहे थे। टीवी ऑन किया तो निस्तब्ध रहे, आंसू बह रहे हैं उसके। दूसरी बेचारी गुहार लगा रही, कोई बचाओ, कोई कुछ करो। जब आपके साथ ऐसा हो, आप देखते हैं कि चोट लगी है तो पट्टी करें। देखिए साहब, मैं जम्मू की पैदाइश हूँ। मेरे फादर साहब जो महाराजा हरि सिंह के दरबारी थे और रियासत की फौजों के चीफ एजुकेशन ऑफिसर। सारी जिंदगी तकरीबन मेरी आधी से ज्यादा जम्मू कश्मीर में गुजरी। 370 भारत की सरकार ने हटाया। दैट वाज द बेस्ट स्टेप टेकन एवर इन द लास्ट 70। सरकार ने कहा था कि 370 जो धारा है वो हटाने के बाद जम्मू कश्मीर सुरक्षित हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आप जम्मू कश्मीर के हैं और वहाँ का माहौल पहले से बहुत अच्छा हो चुका है। इस चीज़ का फायदा आतंकियों ने उठाया है। हाँ देखिए, जब माहौल बहुत अच्छा हो जाता है ना तो थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको, लैक्सिटी। हाँ सब ठीक है। वहाँ 4 से 5 हज़ार आर्म टेररिस्ट थे। बलूचिस्तान, सिंधु देश, पश्तूनख्वा, वेस्ट पंजाब, सैरी। इसका तरीका है कि इसका आर्थिक तबाही हो जाए। इसकी जो इकोनॉमी है चरमरा रही है, डूबने की कागाज। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में सभी का खून खौल उठा है। हर गली मोहल्ले में सिर्फ दुश्मनों से बदला लेने की मांग उठ रही है। ऐसे में आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए बख्शी साहब जैसे योद्धा की सोच से और अनुभव से बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं हो सकता है। पहलगाम के मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जी हैं। सर कैसे हैं आप? भगवती कृपा। मेरा पहला सवाल होगा, पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने हमला किया, पर्यटकों पर किया, उस दिन आपने वो वीडियो भी देखा, पूरा माहौल भी देखा। सर अंतर्मन से क्या भाव आया बाहर? देखिए बेटिया, 22 अप्रैल एक ऐसी तारीख है जो मैं भूल नहीं सकता। नंबर 1 क्योंकि वो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, अपनी 47th वेडिंग एनिवर्सरी हम लोग मनाने जा रहे थे। टीवी ऑन किया तो निस्तब्ध रह गए। एक बिटिया जिसकी 6 दिन पहले शादी हुई, अपने पति के शव के पास बिलक बिलक के रो रही, आंसू बह रहे हैं उसके। दूसरी बेचारी गुहार लगा रही, कोई बचाओ, कोई कुछ करो। और लोग, हाँ मैडम पानी पी लो। अरे यार, वो बंदा वहाँ पड़ा है, खून वहाँ बह रहा है। और एक चीज़ मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ भारत की जनता को, प्लीज़ जब आपके साथ ऐसा हो, आप देखते हैं कि चोट लगी है तो पट्टी करें। कई बार खून के रिसाव से ही लोग मर जाते हैं, और एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। अगर वहाँ पर आप मौजूद होते तो सर पट्टी हम लोग करते। देखो यार, इसको हम बोलते हैं गोल्डन 30 मिनट्स, जिसमें जान बच सकती है। हमारे कितने सिपाही चोट खाते हैं, गोलियां खाते हैं। हाँ, एकदम उसकी पट्टी की जाती है ताकि खून का रिसाव रुक जाए। ठीक है, हमने देखा कि वहाँ वो पड़ा हुआ है, वो बेचारी रो रही थी वो लड़की। मतलब मेरा तो अंतरात्मा हिल गई वो उनका रुंदन सुन के बेचारी का। कोई मदद करो, कुछ करो, उनको बोलो, किसी को बुलाओ। और लोग, हाँ जी पानी पी लो, ये करो, वो करो, मैडम टेंशन मत लो। बिल्कुल। अब मैं अपना अगला सवाल करूंगी। आप जम्मू कश्मीर में भी रहे हैं, कारगिल में भी आपने योद्धा की भूमिका, कमांडर की भूमिका निभाई है। ऐसे में आपको क्या लगता है बख्शी जी कि भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए साहब, मैं जम्मू की पैदाइश हूँ। मेरे फादर साहब जो महाराजा हरि सिंह के दरबारी थे और रियासत की फौजों के चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे। तो मेरा तो मतलब जड़ें वहाँ पे हैं। ठीक है, और सारी जिंदगी तकरीबन मेरी आधी से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में गुजरी। मैं 71 की लड़ाई लड़ा हूँ, मैं पंजाब में लड़ा हूँ, फिर मैं कारगिल में लड़ा हूँ, किश्तवाड़ में 3 साल लड़ा हूँ, और उसके बाद राजौरी और पुंछ
जो है वहाँ पे तकरीबन 2 साल मैंने रोमियो फोर्स कमांड किया। सबसे खतरनाक इलाका जो उस टाइम का होता था, सिर मरोड़ के, सिर कुचल के आया इन सब का, किश्तवाड़ में यहाँ और कारगिल में अच्छी खासी मार लगाई थी। ठीक है, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि कश्मीर का मैं रग रग से वाकिफ हूँ। बिल्कुल। ठीक है, लड़ा हूँ वहाँ पे। तो मेरे को बहुत दुख होता है कि जो हमने इतना कुछ अचीव, देखिए ऐसा है, मेरा कहना ये है कि जो 370 भारत की सरकार ने हटाया, दैट वाज द बेस्ट स्टेप टेकन एवर इन द लास्ट 70 इयर्स। ठीक है ना, ये 50 साल पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी इस घटना के बाद सवाल उठ रहा है कि सरकार ने कहा था कि 370 जो धारा है वो हटाने के बाद जम्मू कश्मीर सुरक्षित हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आप जम्मू कश्मीर के हैं और वहाँ का माहौल पहले से बहुत अच्छा हो चुका है। इस चीज़ का फायदा आतंकियों ने उठाया है। हाँ, देखिए जब माहौल बहुत अच्छा हो जाता है ना, तो थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको, लैक्सिटी, हाँ सब ठीक है, वो निश्चिंत हो जाते हैं लोग, और उसमें फिर जो है वो मौका उठा के वार तो कर सकता है। देखिए मेरे टाइम में वहाँ 4 से 5 हज़ार आर्म टेररिस्ट थे, मार 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 के आज हमने कोई 102, 108 ये 2 ऐसे अनुमान हैं। ठीक है, जिनमें से 90% फॉरेनर्स हैं और कोई 8 से 10 या 11 जो हैं वो आपके लोकल है। जैसा कि पता चला है अभी तक कि आतंकी जो है वो पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। अगर हम पाकिस्तान की बात करें बख्शी जी, तो आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान की जो आर्थिक तंगी है, जिस तरीके से महंगाई चरम पर है, उनका दिवालियेपन की स्थिति आ चुकी है। और अगर वहाँ के सेना की बात करें तो भारत सेना के सामने 3 दिन में ढंग से नहीं टिक पाएंगे। ऐसे में नहीं लगता कि भारत को पाकिस्तान के 1-2 नहीं बल्कि कई टुकड़े कर देने चाहिए? देखिए कायदे से अगर मेरा कभी बस चले तो हम तो चाहते हैं कि 2 टुकड़े हमने पाकिस्तान के किए थे 1971 में। अब समय आ गया है कि हम बचे हुए पाकिस्तान के 5 टुकड़े करें। बलूचिस्तान, सिंधु देश, पश्तूनख्वा, वेस्ट पंजाब, सैरिकिया, ये 5 टुकड़े फॉल्ट लाइंस हैं पाकिस्तान में। और हमको शांति तभी मिलेगी, सुकून चैन तभी आएगा जब पाकिस्तान टूट जाए, 5 टुकड़े हो जाएं। उसका तरीका है कि इसका आर्थिक तबाही हो जाए, इसकी जो इकॉनमी है चरमरा रही है, डूबने की कगार पे है, फटीचर मुल्क है, 2 रोज की रोटी नहीं दे सकता अपने लोगों को। लेकिन देखिए रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई। उंगल देना चाहता है भारत को, कश्मीर में, पंजाब में और बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया। अब समय आ गया है कि इसको, इसकी हेकड़ी की एक जरा सबक सिखाया जाए, एक चाबुक लगाया जाए। बिल्कुल। ये कैसे होगा? भारत सरकार को क्या करना चाहिए, हमारी सेना को क्या करना चाहिए? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि हमको जो है हमने कार्रवाई शुरू कर दी है, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। ठीक है, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है, और उसके चलते हमने जो है इनका पानी बंद कर दिया है। इकोनॉमिक वॉरफेयर, डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला है, दुनिया भर में एम्बेसडर्स को बुला के बता दिया है। मैं पानी बंद पे ही आती हूँ बख्शी जी। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हमारा पानी बंद कर दिया गया, सिंधु हमारा था, और अब या तो पानी मिलेगा या तो खून की नदियां बहेंगी, और कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान छोड़ के भागने के कगार पे है। यार मैं बिलावल भुट्टो को कहूँगा कि तेरी माँ को इस पाकिस्तान की फौज ने मारा, ठीक है, तेरे नाना को इस पाकिस्तान की फौज ने फांसी पे टंगवाया, और तू इनके जूते तलवे चाट रहा है। तू बकवास मत कर, अपनी जबान धो के आ, है ना, वो फौजी बूट की मट्टी से भरी हुई, ठीक है, और बकवास नहीं करे बिल्कुल। ये मेरा छोटा स्मॉल शॉर्ट आंसर टू बिलावल भुट्टो। आई डोंट केयर फॉर हिज रैंट, वो रैंटिंग करता है। लोगों का गुस्सा उबाल पर है, लोगों का खून खोल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही है। क्या भारत को पीओके अपने कब्जे में अब ले लेने की बारी आ गई है? क्या ले लेना चाहिए? पीओके ही क्यों, बहुत सारा एरिया है जो हमको पकड़ लेना चाहिए। और बिल्कुल प्रॉब्लम जो है, बड़ी दुखती रगें वो पुरानी, उनको सील करना चाहिए। ठीक है, हमको कराची को ठोकना चाहिए, जो जहाँ पे दाऊद इब्राहिम छुपा हुआ है उसकी एम्पायर है। हमको लाहौर में ठोकना चाहिए, हमको रावलपिंडी भावलपुर में ठोकना चाहिए जहाँ इनके हेडक्वार्टर्स हैं। वो टेररिस्ट कैंप तो भाग रहे हैं, दाएं बाएं छुप रहे हैं।
खास मिलेगा नहीं, ऐसे ही एमुनिशन बर्बाद होगा। पाकिस्तान की इतनी तंगी वाली स्थिति आने के बाद भी बख्शी जी क्या लगता है कि इन लोगों के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है भारत के लिए? क्योंकि आप भी जानते हैं कोरोना टाइम में भारत हमेशा साथ देने के लिए तैयार रहता है और ये पाकिस्तान है बार बार मासूम की जान लेने के लिए तैयार रहता है। नहीं तो ये तो इनकी फितरत रही है। इन्होंने 1947 के बाद हम पे 47-48 में हमला किया, 65 में हमला किया, 71 में हमला किया और कारगिल 1999 में हमला किया। हर बार मार खाई, फिर समझ गए कि साहब सीधी लड़ाई में तो हम पिट जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये जो है अप्रत्यक्ष युद्ध प्रॉक्सी वॉर शुरू करी। लो कॉस्ट नो कॉस्ट, हमें कोई कॉस्ट नहीं, हमको तो लोएस्ट कॉस्ट है। पाकिस्तान इन्फ्लिक्ट करेगा लॉसेस ऑन इंडिया, वॉर ऑफ 1000 कट्स, 100 चाकू छोटे छोटे मारेंगे, 1000 चाकू के कट करेंगे, वॉर ऑफ 1000 कट्स, ताकि खून के रिसाव से भारत जैसा हाथी भी गिर के ठप हो जाए। एक सवाल मेरा नहीं बल्कि ये सभी लोग का है। बख्शी साहब आप बताइएगा, आप जम्मू कश्मीर राफाइल्स में भी रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कारगिल युद्ध की बटालियन का भी नेतृत्व आपने किया और इसके बाद सेना और भारत सरकार से आपके कई बड़े सम्मान मिले, आपको मिले। मेरा मानना है कि आप बेहतर बता सकते कि वहाँ कैसे इंतजाम किया जाए कि आतंकियों की कमर तोड़ दी जाए, साथ ही यह भी कि पर्यटक और आम लोग कैसे सुरक्षित रहें, खासकर हिंदू। तरीका देखिए, मेरा जो तरीका था, हम सब लड़ाई जीत के आए वहाँ। हाँ। कारगिल में जब मैं किश्तवाड़ में गया तो वो सबसे वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट माना जाता था। ठीक है, मार के वहाँ टेररिस्ट ख़त्म किए। उन्होंने हिंदुओं का पलायन शुरू कराने की कोशिश की। एक जगह है जहाँ से जो हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ था वो वापस आए, क्योंकि ऐसे ही मारी थी वहाँ के टेररिस्टों को कि वो छोड़ के भागे। ठीक है, और जो टेररिस्ट जिन्होंने ये कांड किया था, वो हिंदुओं को मारा था, उनको मैंने जला के मारा और उनकी फोटो सब जगह दिखाई कि ऐसे तुम करोगे, औरतें बच्चे हिंदुओं के मारोगे तो मैं जला के मारूंगा। चीन और पाकिस्तान की जो नजदीकियां हैं, क्या लग रहा है कि भारत के लिए ये कितनी बड़ी चिंता है और कितना मुश्किल भरा दिन होगा? ये प्रॉब्लम है, ये शुरू से रही। पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन के डिजाइन किसने दिए? चीन ने। न्यूक्लियर हथियार किसने दिए? चीन ने। ठीक है, और जो है वो सारे उसके टैंक, सारे फाइटर, सारे रॉकेट, सारे मिसाइल कहाँ से आए? चीन से आए। और अब भी जब वो मुसीबत में है तो कहाँ दौड़ा है? अपने आका चीन के पास, मेरे आका मुझे बचाओ, अरे मुझे HQ-19 मिसाइल्स दो, सरफेस टू एयर मिसाइल, अरे मुझे P-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल दो, अरे मेरे को J-10 अपने फाइटर दो। रोता गया है। इसने अपना जो आर्टिलरी का एमुनेशन है अमेरिका के दबाव के नीचे ये यूक्रेन को बेच दिया था, ये आप इस्तेमाल करो। और अब इनके पास एमुनेशन की कमी है। तुर्की के सामने रो रहा है, तुर्की के जहाज़ आ रहे हैं एमुनेशन देने, चीन के भी कहा जा रहा है जहाज़ आ रहे हैं। तो अब अच्छी बात है कि हमको भी चीन की असलियत समझ आ गई। वो बड़ा नाटक कर रहे थे कि हम थॉ कर रहे हैं, लद्दाख में शांति लो, क्योंकि उनकी बत्ती बंद थी। वो ताइवान की तरफ उनको लड़ना है, फिलीपींस की तरफ लड़ना है, जापान की तरफ लड़ना है। तो वो कह रहे थे कि साहब शांति कर लो, सुलह कर लो। हमने कहा अक्लमंदी की बात है। तो हमने लद्दाख में शांति कर ली, सुलह कर ली, और आज इनकी असलियत सामने आ गई। बख्शी जी, आज के युवा सेना में भर्ती के लिए उत्सुक हैं, लेकिन अग्निपथ योजना को लेकर असंतोष भी देखा गया। इस योजना को आप एक सैन्य रणनीतिकार के तौर पर कैसे आंकते हैं? मैं समझता हूँ इस योजना में खामियां हैं जिनको हमें हटाना होगा। जब शांति आती है तब उसकी बात करें। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने हमला किया, उसको देखने के बाद सुरक्षा एजेंसी और हमारे मीडिया कर्मी को आखिर कैसे कदम उठाने चाहिए, खास तौर पे आपके हिसाब से? उनको देश का मनोबल बना कर रखना चाहिए। जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है उसको तोड़ना चाहिए, उसका काउंटर नैरेटिव एस्टैब्लिश करना चाहिए, हावी होना चाहिए। दैट इज़ द जॉब ऑफ द मीडिया। अपनी फोर्सेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। उनका इस वक्त मोराल डाउन नहीं करना है। कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस तरफ नहीं करनी है। ठीक है, और हमको जो है हमको कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कल्चर में नहीं पड़ना। देखिए, इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को हमला हुआ 2023 में। उन्होंने बहुत सारे इंटेलिजेंस फेलियर थे, लोकल फेलियर थे, पुलिस के, आर्मी के। तो क्या आप वही माहौल देखने को मिलने वाला है? 1 सेकेंड जी। उन्होंने वहाँ पे नाटक नहीं शुरू किया कि इसकी इंक्वायरी करो, उसकी इंक्वायरी। उनका पहले तो हम मारेंगे इनको, दुश्मनों को। ठीक है, 1700 मरे थे उनके, 2,80,000 मर चुके हैं दूसरी साइड।
2,80,000 एंड काउंटिंग। काउंटिंग खत्म नहीं हुई, अभी चल रही, ठीक है। तो जो वो तरीका अपनाना चाहिए। अब जब लड़ाई खत्म होगी तब वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेंगे, और जिसको सीधा करना है, जिसको अकाउंटेबिलिटी है, उससे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। अच्छा, आपने पहले भी कहा है कि सेना के तौर पे एक सेना पे डबल जिम्मेदारियां दी जाती है, और कहीं ना कहीं जो मामला हुआ, जो घटना हुई, वहाँ पे सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। तो कारण हो सकता है सुरक्षा का? नहीं, सवाल तो है ही। भाई नहीं तो 26 लोग मरते नहीं, 17 घायल नहीं होते। प्रॉब्लम, देयर आर ऑब्वियसली लकूनास विच द एनिमी हैज एक्सप्लॉइटेड। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये टाइम नहीं है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करने का। आप पहले लड़ें, ठीक है ना। ध्यान मत बांटे, ना फौज का, ना अपना, ना दुनिया का। फोकस ऑन पाकिस्तान, फोकस ऑन द पाकिस्तान आर्मी, ISI टेररिस्ट नेटवर्क, जिसने ये रक्तपात किया है, ये जलियांवाला बाग किया है हमारा। पाकिस्तान को अगर मैसेज देना हो तो आप कैसे देंगे? क्या बोलना चाहेंगे भारत में बैठ करके, और हमारे भारतीय सेना की तरफ से, पूरे उन फौज की तरफ से जो आज जाकर वहाँ पर तैयार है अपनी जान गंवाने के लिए? पाकिस्तान को मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जनरल आसिम मुनीर साहब, हम जानते हैं आपको एक्सटेंशन चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको अपनी सेना मरवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 5,000 आपके लड़के रिज़ाइन कर गए हैं। आपकी फ़ौज आपके साथ नहीं है, ना आपका देश आपके साथ है, क्योंकि खुद गर्जी में आपने ये कदम उठाया है, जिसमें पाकिस्तान का बहुत नुकसान होगा। साफ तौर पे आपने सुना कि मेजर जनरल बख्शी ने किस तरीके से, GD बख्शी जी ने किस तरीके से अपनी बातों को कहा है और पाकिस्तान को क्या कुछ मैसेज दिया है। फिलहाल इनकी बातों को लेकर आपकी क्या राय है, पहलगाम आतंकी मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू बेटा। जय भारत, जय हिंद। चलिए।